हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर पूछे जाने वाले जनरल साइंस को, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट किए थे और ये अपने चल रहे हैं। और इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको अपन कवर अप कर रहे हैं। और अभी तक हमने 2022 तक के जो ग्रुप बी तक के पेपर थे उनको हमने देख लिया है। आज की क्लास में अपन देखेंगे 2022 के ग्रुप नंबर सी के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये है अपना 17 अक्टूबर 2022 को जो ग्रुप सी के अंदर जो पेपर हुआ था उसके जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आए थे वो अपन आज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब के जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। और आज ये लास्ट पेपर हो जाएगा, उसके बाद में उन सबको कमेंट करके एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा जो सभी क्वेश्चंस को उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आप छोटे छोटे वीडियो से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं और बाकी एक साथ में सबका साथ में बना करके भी दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के निम्न यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स एनसीईआरटी में से डायरेक्ट उठाए हुए हैं। अपन जब इनको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज तब अपन देखेंगे कि वहाँ पे जैसे ये कार्बन वाला जो पहला क्वेश्चन है ये ऐसा कि ऐसा मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक टेबल के अंदर ये चारों जो ऑप्शंस हैं उनको साथ में दे रखा है और उनके जो गलनांक है और क्वथनांक है वो दे रखे हैं और उसी में से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऑप्शन भी वहीं से बनाए हैं और इसमें से पूछा है कि किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो यहाँ पर ये जो चारों है, जैसे अगर ये क्वेश्चन आप बुक में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जो एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है उसके अंदर पेज नंबर जो 65 है वहाँ से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। वहाँ पे ये बता रखा है कि जो इन चारों के जो गलनांक है क्वथनांक है वो दे रखे हैं। ठीक है, और वहीं से ये क्वेश्चन बनाया है कि किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो यहाँ पे ये गलनांक दे रखे, जैसे एसिटिक एसिड का है तो 290 केल्विन होता है, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का 209 केल्विन होता है, एथेनॉल का 156 केल्विन होता है और मेथेन का 90 केल्विन होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अधिकतम किसका है, एसिटिक एसिड का है, इसलिए अपना आंसर भी हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना एसिटिक एसिड। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी जो बाकी 3 है वो तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है वो बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए ग्लूकागोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन और ऑप्शन डी सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकागोन है और इंसुलिन है ये तो स्पष्ट रूप से जो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा स्रावित होता है और जो ये सोमेटोस्टेटिन वो भी इससे रिलेटेड होता है। लेकिन ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होता है, इसलिए ये हार्मोन यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की, यानी एक लड़की है जिसका वजन है 40 किलोग्राम, वो 6 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहिए वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यानी कि एक जो स्थिर गाड़ी है उस पर कूदती हैं। यदि गाड़ी का द्रव्यमान, यानी कि जो छोटी सी गाड़ी है उसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, उस गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो निकाय का अंतिम वेग क्या होगा। यानी अगर वो इस गाड़ी पे कूदती है तो वो गाड़ी किस वेग से चलेगी वो हमको बताना है और क्षैतिज दिशा के अंदर उस पर कोई भी बल कार्यरत नहीं है। ओके, तो इस पर बल तो कोई भी कार्यरत नहीं है, बस इसका जो लड़की का वजन दे रखा है वो दे रखा है 40 किलोग्राम का और गाड़ी का वजन दे रखा है 4 किलोग्राम का और ये किस वेग से कूदती है तो 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से घर्षण रहित जो पहिए वाली गाड़ी है उस पर कूदती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने से पहले ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें केवल वैल्यूज़ चेंज कर रखी है, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह वैसी दे रखी है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज नंबर
138 जो है उस पर देखना आप, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में से ही आता है ये मैटर। जो अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें तो एनसीईआरटी से आए, और जो पहले पेपर्स हो रखे हैं उनमें आरबीएसई में से पूछे हुए हैं। ठीक है, और कभी कभी अलग से भी दे दिया जाता है जो आसपास का मैटर होता है वहाँ से, तो अपन जब इनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपन देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो ये जो जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग इस तरह से दे रखे होते हैं और द्रव्यमान दे रखा होता है और उनको संवेग और वेग वगैरह इस तरह से निकालना होता है, तो हम संवेग की प्रमेय से निकालते हैं कि संवेग संरक्षण का जो नियम होता है कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग वो दोनों बराबर होते हैं। तो हम तो इसमें भी दोनों संवेग निकालेंगे। पहले जब वो पहले वेग से जब कूदती है गाड़ी पे, तो कूदने से पहले का जो संवेग होता है वो निकालने के लिए हम m1v1 प्लस m2v2 यानी दो स्थितियाँ बन रही हैं। तो इसके अंदर हम जो इसका द्रव्यमान है वो तो कितना है 40 किलोग्राम और 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वो कूदती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस जो सेकेंड जो गाड़ी का द्रव्यमान है और उसका वेग कितना है तो वो 0 हो जाएगा, गाड़ी तो स्थिर खड़ी थी। ठीक है, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में 240 प्लस यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा तो 240 ही आ जाएगा, और इसका ये निकलेगा 240 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हम ये देखते हैं कि माना गाड़ी पर कूदने के बाद लड़की और गाड़ी दोनों का वेग जो है यानी दोनों ही गतिमान हो जाती है। माना कि ये वेग v है। ठीक है, और अब संवेग क्या हो जाएगा, जब इसको v मान लिया, पहले तो यहाँ पे वेग 0 था, अब इसको v मान लिया हमने, दोनों का ही वेग हो गया, तो दोनों के द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं और फिर दोनों के इस वेग से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों का द्रव्यमान, लड़की का वजन है 40 और गाड़ी का है 4, दोनों को जोड़ दिया और इंटू v यानी कि वेग जो हमने माना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44v किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि टक्कर से पहले का वेग और टक्कर के बाद का, यानी कि जब ये कूदने से पहले का जो वेग है वो और कूदने के बाद का वेग दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों के संवेग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों स्थितियों के अंदर अगर संवेग समान हो जाएगा तो इसके बराबर में हम ये वाला रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर में ये वाला रख देते हैं। ओके, तो इन दोनों को हम बराबर रख देते हैं, तो ये जो संवेग है उसके बराबर में ये संवेग रख दिया और यहाँ से v का वेग निकालेंगे, v को बाहर लेंगे, तो ये 44 इसके साथ में जो है वो 240 के अपोन में आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 5.45 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.45 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 होती है। ठीक है, CO2 होती है, यानी कार्बन का एक परमाणु होता है और ऑक्सीजन का 2 परमाणु होता है। तो कार्बन का अगर हम द्रव्यमान देखें तो वो हो जाता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की 2 परमाणु होते हैं, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो कार्बन का 12। ठीक है, और 12 और 32 दोनों का अनुपात जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3:4 के पाड़े से काट देंगे तो 4×3 12 और 4×4 32। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3:8 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित जो 5 R है उसमें से एक है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही उठाया हुआ है 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आप पेज नंबर 300 पर से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो अपनी जो ये बुक्स चलती है उनमें से ही पूछे गए जनरल साइंस के, इसलिए अपन एनसीईआरटी बुक जो है अभी वर्तमान में चल रही है उसको हम कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमको 5 R में से पूछा है, ये जो ऑप्शन दे रखे उसमें से कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो 5 R होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, और जैसे रिफ्यूज़ होता है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि हम उसको यूज ही ना करें। दूसरा हो जाता है रिड्यूस, यानी कि अगर उपयोग में भी ले रहे हैं तो उसका कम उपयोग करें, जो भी हानिकारक जो वस्तुएं होती है उनके बारे में ये है। और रीयूज यानी कि उनका पुनः उपयोग अगर हम कर सकते हैं तो पुनः उपयोग में ले लेना चाहिए। और पर्पज़ यानी कि पुनः अगर वो प्रयोजन में आ रहा है, कोई भी यूज़ में आ रहा है तो उसका यूज़ कर लेना चाहिए। और फिर आ जाता है रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण हो जाता है, यानी कि वो रिसाइकलिंग हो रहा है वापस तो उसको रिसाइकलिंग में यूज़ में कर लेना चाहिए। ठीक है,
तो ये 5 जो है रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पज़ और रीसाइकल, ये 5 आर होते हैं। इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन के अंदर अगर रिफ्यूज़ दे रखा है तो हम इसको राइट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, ऑप्शन बी। तो आज की जो 5 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, 5 ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और कभी 3 कभी 4 इस प्रकार से। अभी 2022 वाले जो पेपर्स हुए हैं उनमें किसी में 4 और किसी में 5 इस तरह से पूछे गए हैं। तो इसके 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो पाँचों हमने देख लिए हैं। तो अपने 2022 तक के जो ये ग्रुप सी वाले जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए थे वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन टॉपिक वाइज इनको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जय हिंद, वंदे मातरम।